वीडियो में स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10th भारतीय संस्कृति एवं विरासत, ये आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गए हूँ। जो आपका जो 11 मई को पेपर होने वाला है उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है और फुल सॉल्यूशन के साथ में पेपर मिलेगा आपको। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। बात करें सबसे पहले जो पेपर रहने वाला आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। बात करें सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, बी दिया गया उत्तर प्रदेश, सी दिया गया गुजरात और डी दिया गया महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना है और निम्न में से किसने की थी। तो बात करें ए ऑप्शन दिया गया है चंद्रबरदई, बी ऑप्शन दिया गया है जयानक, सी ऑप्शन दिया गया है नैनचंद्र सूरी और डी ऑप्शन दिया गया है सूर्यमल मिश्र। तो पृथ्वीराज जो रासो है वो ग्रंथ है वो चंद्रबरदई ने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 4 आश्रमों में से प्रथम आश्रम है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए गृहस्थ आश्रम, बी दिया गया ब्रह्मचारी आश्रम, सी दिया गया संन्यास आश्रम और डी दिया गया वानप्रस्थ आश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अबुल फजल निम्न में से किस शासक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान हैं वो माने जाते थे। बात करें पहला ऑप्शन दिया गया है अकबर, बी ऑप्शन दिया गया है बाबर, सी ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, डी ऑप्शन दिया गया है शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन चरक हो जाएगा ए, बी ऑप्शन हो जाएगा सुश्रुत, सी ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन और डी ऑप्शन हो जाएगा पंतजलि। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सुश्रुत, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महरौली लोहा स्तंभ निम्न में से कहां पर स्थित है। तो महरौली की बात करें जो लोहा स्तंभ है वो आपके पहला ऑप्शन दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शन दिया गया है आगरा और सी ऑप्शन दिया गया है दिल्ली और डी ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिल्ली हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ह्वेन सांग किस देश का यात्री था। ए ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बी ऑप्शन दिया गया है चीन और सी ऑप्शन दिया गया है जापान और डी ऑप्शन दिया गया है आपका कोरिया। तो जो ह्वेन सांग है वो आप जानते हो चीन का यात्री था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न देशों में नए व पुराने नामों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है सुमेलित पूछा गया है, पहला ऑप्शन कंबोडिया कंबोज, बी ऑप्शन इंडोनेशिया हिंदेशिया, सी ऑप्शन थाईलैंड श्याम और डी ऑप्शन म्यांमार और चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा म्यांमार और चंपा, ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो बात करें भारत में जो मुगल वंश है उनकी स्थापना की बात करें तो ये जो है बाबर ने की थी। मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर ने की थी, ये की थी 1526 में। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के बाद है वो मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और जो है 1526 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है।
इसमें आपको बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो गतिशील होती है। तो बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की, तो जो गतिशील संस्कृति है वो गतिशील है क्योंकि यह स्थिर नहीं है, यह एक नवाचार, प्रसार और अन्य समाजों के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से समय के साथ लगातार विकसित होती है, अनुकूलित होती है और बदलती रहती है। तो ये हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की। यदि आप सांची का स्तूप व खजुराहो मंदिर को देखना चाहते हैं तो आप किस राज्य का वो भ्रमण करेंगे। मतलब जो सांची का स्तूप, खजुराहो का जो मंदिर है उसको आप अगर देखना चाहे तो आप जो है कहाँ जाना चाहेंगे। तो बात करें जो सांची का स्तूप है वो जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे, तभी वहाँ पे जो सांची का स्तूप है वो वहाँ पे मिला है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर आपको ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। मध्य प्रदेश राज्य में हम जो है भ्रमण करेंगे। उसके बाद वहाँ का जो नज़ारा है, खजुराहो का मंदिर है, स्तूप है, वहाँ के हम देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल के कोई दो प्रसिद्ध हैं वो शिक्षा केंद्रों के आपको नाम लिखने हैं। गुप्त काल में जो दो प्रसिद्ध जो शिक्षा जो प्रसिद्ध है वो शिक्षण जो केंद्र थे उनकी बात करें तो आपका जो है पहला हो जाएगा नालंदा और दूसरा हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला है वो पहले अपने चरम पर पहुंचा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बना रहा है, यह वल्लभी भी थे। तो ये आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। पहला नालंदा लिखना है, दूसरा तक्षशिला। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की। पूछा गया है स्वतंत्रता भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए। किन्हीं दो प्रयासों का उल्लेख करना आपको 13 नंबर क्वेश्चन की। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन के प्रयास की तो निरक्षरता का जो उन्मूलन है उसके प्रयास की बात करें तो पहला पॉइंट आपको लगा लेना है शिक्षा का अधिकार, आरटीआई अधिनियम। आरटीआई अधिनियम में लिखना है आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार है वो बनाना इसका उद्देश्य है। 2 नंबर पॉइंट लगा लेना आपको सर्व शिक्षा अभियान, SSA। इसमें लिखना आपको प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है वो सर्व शिक्षा अभियान है। तो ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के 2 पॉइंट लगा लेने आपको। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है आपका। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है जयपुर में जो स्थित है जंतर मंतर की कोई 2 विशेषता बतानी है। जंतर मंतर महल है उसकी कोई 2 विशेषता आपको बतानी है जयपुर में। तो बात करें जंतर मंतर महल की जो विशेषताओं की बात करें तो पहले आपको लिख लेनी है कि इसमें सम्राट है वो यंत्र स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर सूर्य घड़ी भी यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरा आपको लिखना है कि यह यूनेस्को का विश्व धरोहर है वो स्थल है, उसमें से जो 19 वास्तुशिल्पीय खगोलीय उपकरण का संग्रह है वो इसमें मिलता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। पूछा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित किसी एक पुस्तक का आपको नाम लिखना है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो APJ अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, या इसको बोल सकते हैं इग्नाइटेड माइंड्स, ये जो APJ अब्दुल कलाम की किताब को आपको लिख लेना है। विंग्स ऑफ फायर भी लिख सकते हैं, या आप जो है इसको दूसरे शब्दों में कहे तो इसको इग्नाइटेड माइंड्स इसको आप लिख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की। बोरोबुदुर क्यों प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोरोबुदुर क्यों प्रसिद्ध है। बोरोबुदुर है वो यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर होने के लिए प्रसिद्ध है। और जो इंडोनेशिया में स्थित है, मतलब जो बोरोबुदुर जो एक बौद्ध मंदिर इसको बोलते हैं, मतलब बौद्ध का जो मंदिर है, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो एक मंदिर है विदेशों में इंडोनेशिया में जो स्थित है, और अपनी जटिल नक्काशी और स्तूपों के लिए यह जो है जाना जाता है। तो आपके 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
पूछा गया है कालिमगा सभ्यता में नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए वर्तमान में भी आवश्यक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कालिमगा सभ्यता में जो है नगर नियोजन की विशेषताओं की बात करें तो आपको जो है पहली विशेषता लिखनी है निकासी व्यवस्था, ये पॉइंट लगा लेना है। इसमें आपको लिखना है कि यहाँ जल निकासी के लिए लकड़ी और ईंटों की बनी पक्की नालियों का प्रयोग किया गया है। और निकासी व्यवस्था में यह लिखना है यह जल निकासी के लिए लकड़ी और ईंटों की बनी पक्की नालियों का प्रयोग है वो किया गया है। दूसरा पॉइंट लगाना है नियोजित सड़कें, इसमें लिखना है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड प्रणाली जिससे सफाई और आवागमन में आसानी होती थी। तो ये हो जाएगा नियोजित सड़कें हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट लगाए कूड़ेदान का प्रयोग, इसमें लिखना है स्वच्छता बनाए रखने के लिए घरों के बाहर कचरा डालने के लिए गड्ढा या बर्तन है वो रखे जाते हैं। तो ये हो जाएगा तीनों के आंसर की बात करें, तीनों पॉइंट लगा लेने 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की। पूछा गया है राजस्थान के किन्हीं 4 दुर्गों के नाम लिखने आपको जो विश्व धरोहर सूची में शामिल जो सम्मिलित हैं। तो बात करें तो राजस्थान के जो 4 जो विश्व धरोहर दुर्ग हैं उसकी बात करें जिसको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो बात करें तो आप जो है इसका सूत्र भी याद कर सकते हैं, आम, चीकू और केला, इसका सूत्र भी है और आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करें यूनेस्को धरोहर में जो सूची में राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग शामिल किए गए हैं, पहला दुर्ग आपको लिख लेना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा लिख लेना है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा लिखना है आपको रणथंभौर दुर्ग, चौथा आपको लिख लेना आमेर दुर्ग। इसमें अन्य की बात करें तो जैसलमेर और गागरोन दुर्ग भी इसमें शामिल है। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लोक देवता तेजाजी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो तेजाजी हैं उसके संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। बात करें तेजाजी की तो तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। इनको जो है शांपो के देवता भी कहते हैं। यह तेजाजी है और राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता भी माने जाते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं, गोरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं। उनका जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया था तेजाजी ने। और जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी बोलते हैं इसको, को उनकी याद में जो है विशाल मेले का आयोजन है वो नागौर में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था और राजस्थान के प्रमुख देवताओं में से एक है। और जो है गोरक्षक देवता भी बोलते हैं, जो है सांपों के देवता भी बोलते हैं इसको। और लाछा जो गुजरी थी उसकी गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने जो है प्राणों का बलिदान है वो दिया था। तो ये आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। लोक देवता के बारे में पूछा गया तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की किन्हीं 4 बोलियों के आपको नाम लिखने हैं। तो राजस्थान की किन्हीं आपको चार बोलियों के नाम लिखने हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो बात करें राजस्थान की जो 4 प्रमुख बोलियां हैं वो हम बात करें तो पहले हम मारवाड़ी की कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है मारवाड़ी भाषा ही बोलते हैं सभी। दूसरी ढूंढानी की बात करें, ढूंढानी भाषा बोली जाती है। तीसरी मालवी और चौथी मेवाती। ये राजस्थान की जो है 4 प्रमुख जो बोलियां हैं वो आपको ये लिख लेने हैं। 4 पॉइंट हो जाएंगे, इसमें 4 आंसर लिख लेने हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किशनगढ़ चित्र शैली पर टिप्पणी आपको लिखनी है। किशनगढ़ चित्र शैली की बात करें तो यह जो शैली है अपनी कोमलता और नारी सौंदर्य के लिए चित्रण के लिए ये जो किशनगढ़ शैली है वो प्रसिद्ध है। बात करें राजा सामंत सिंह के काल में यह अपने चरम पर थी और इस शैली की सबसे प्रसिद्ध करती है वो बनी ठनी को बोलते हैं। मतलब किशनगढ़ की जो चित्र शैली है उसको बनी ठनी भी जो है प्रसिद्ध इसकी
करती है। इसको बनी ठनी भी हम बोल सकते हैं, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, भारत की मोनालिसा है वो किसको कहते हैं, ये जो है बनी ठनी किशनगढ़ शैली को हम जो है भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसमें आंखों का आकार खंजन पक्षी जैसा और नाग में बेसरी आभूषण का चित्रण प्रमुख विशेषताएं हैं वो किशनगढ़ चित्र शैली की निम्न है। बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यभट्ट की विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की को क्या देन है, उल्लेख कीजिए। आर्यभट्ट की विज्ञान की बात करें तो आर्यभट्ट है वो, आर्यभट्ट की देन की बात करें तो उन्हें शून्य का सिद्धांत भी दिया था और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। तो आपको लिखना है सबसे पहले कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनकी जो प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करें, पहला पॉइंट लगा लेना है शून्य का सिद्धांत। इसमें लिखना है उन्होंने दुनिया को शून्य का महत्व है वो समझाया था, मतलब जो शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट ने ही की थी। दूसरा लिखना है पाई का मान। पाई का मान भी इन्होंने ही बताया था। जो सरल शब्दों में बात करें तो पाई का मान 22/7 होता है और इसमें उन्होंने पाई का मान सटीक मान है वो 3.1416 बताया है। तो पाई का मान दो मानते हम, एक तो 22/7 भी मानते और 3.1416 ये भी जो है पाई का मान मानते हैं, क्योंकि ये पाई का जो मान है वो आर्यभट्ट ने ये अलग से दिया, मतलब 3.1416 ये पाई का मान आर्यभट्ट ने बताया था और शून्य की भी खोज की थी। और ये खगोल विज्ञान के भी ज्ञाता थे। उन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमती है और जो है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिकों का कारण है वो बताए हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में भारत का जो व्यापार था वो किन देशों के से होता था और किन्हीं 4 देशों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहले जो व्यापार होता था भारत में वो किन देशों के बीच होता था और जो है कौन कौन से 2 देश जो शामिल थे उनके नाम लिखने आपको। बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, जो व्यापार है बात करें कौन कौन से देशों में होता था। प्राचीन भारत में जो व्यापारिक देश हैं वो निम्नलिखित है, ये ऐसा लिख लेना आपको। पहला लिख लेना है रोम, इसको बोलते हैं इंडो रोमन व्यापार। और दूसरा होता था मेसोपोटामिया, ये आधुनिक इराक का जो भाग था मेसोपोटामिया, इसमें भी जो व्यापार है प्राचीन काल में भारत में जो व्यापारिक संबंध थे। तीसरा चीन, रेशम मार्ग के माध्यम से बात करें तो चीन। और चौथा मिस्र, इसको भाई इजिप्ट पार्ट, ये हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये देश आपको लिख लेने 4। 23 नंबर क्वेश्चन के 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो पूछा गया है प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या था, संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो बात करें जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका उत्तर लिख लेना है। कितने नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखना आपको, 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना आपको कि प्राचीन भारत में शिक्षा का जो उद्देश्य था केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था और उसके मुख्य उद्देश्य वो निम्नलिखित थे। तो बात करें पहले जो शिक्षा होती थी उसमें जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो करना शिक्षा का उद्देश्य था। बात करें इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य आपको लिख लेना है चित्तवृत्ति निरोध, इसको बोलते हैं आत्म नियंत्रण। इसमें लिखना है कि शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य मन और इंद्रियों का नियंत्रण पाना, इसका उद्देश्य था। दूसरा चरित्र निर्माण, इसमें लिखना है विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन और सदाचार विकसित करना शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा था। दूसरा नहीं, इसमें तीसरा पॉइंट लगा लेना है और व्यक्तित्व का विकास, इसमें लिखना है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से जो है व्यक्तित्व का निखारना, ये इसका उद्देश्य था। ये चरित्र निर्माण आने आपने लिख लिया होगा। इसमें लिखना है विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन और सदाचार विकसित करना और शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा भी था। आगे आपको पॉइंट लगाना है नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का बोध। बात के समाज के प्रति
जो अपनी जिम्मेदारियों को समझना, ये भी एक जो है शिक्षा का उद्देश्य था, और उनका पालन करना और सिखाना, ये भी एक जो है शिक्षा का पहले टाइम पे उद्देश्य था। और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, वेदों और प्राचीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य था। मोक्ष की प्राप्ति, और ये भी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य विद्या या विमुक्ति अर्थात मुक्ति प्राप्त करना है माना जाता था। तो ये हो जाएंगे शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य है, ये हो जाएगा आपका कितने नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन काल में भारत श्रीलंका संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत और श्रीलंका की बात करें तो इसमें लिखना है कि प्राचीन काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच है वो सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। मतलब पहले से जो भारत और श्रीलंका के बीच जो पहले से ही हैं जो है व्यापारिक संबंध रहे हैं, मतलब व्यापार के लिए भी संबंध रहे हैं, धर्म के लिए भी संबंध रहे हैं, और सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक होती है उसके भी संबंध हैं वो श्रीलंका से रही है। पहला आपको धार्मिक संबंध की बात करें तो ये पॉइंट लगा धार्मिक संबंध। इसमें लिखना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जिसे वहाँ है वो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। दूसरा पॉइंट सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें लिखना है रामायण जैसे महाकाव्य में श्रीलंका का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। तीसरा आपको व्यापार, इसमें लिखना है समुद्री मार्गों के माध्यम से दोनों देशों के बीच मसाला, रत्नों और वस्त्रों का व्यापार होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो प्राचीन काल में श्रीलंका का संबंध हो जाएगा। मतलब 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में रहन सहन एवं परिधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब बात करें राजस्थान में रहन सहन की बात करें 26 नंबर क्वेश्चन में तो बात करें, इसमें लिखना है राजस्थान अपनी जीवंत संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसमें पहला पॉइंट लिखना है रहन सहन, राजस्थान में रहन सहन पॉइंट लगा लेना है। इसमें लिखना है यहाँ के लोग अतिथि सत्कार, पधारो हमारे देश के लिए जाने जाते हैं, और संयुक्त परिवार प्रणाली और ग्रामीण जीवन की प्रधानता यहाँ की विशेषता है। दूसरा पॉइंट लिखाना है पुरुषों के परिधान, इसमें लिखना है कि पुरुष मुख्य रूप से धोती, अंगरखा और रंग बिरंगी पगड़ी सापा पहनते हैं। पगड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। और तीसरा आपको लिखना है महिलाओं के परिधान, इसमें लिखना है महिलाएं वो घाघरा और जो कुर्ती, कांचली और ओढ़नी पहनती थी, और गोटा जो है वो पत्ती का काम और बंदेज की कला यहाँ के वस्त्रों का जो है खास है वो बनाती थी। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान के रहन सहन और परिधानों के बारे में। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बौद्ध दर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बात करें बौद्ध दर्शन की विशेषताओं की बात करें तो जो बौद्ध दर्शन की विशेषताओं की बात करें तो बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से व्यापारिक और मानवतावादी हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि पहला पॉइंट लगा लें 4 आर्य सत्य, इसमें दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, और जो है अनीश्वरवाद, इसमें लिखना है यह दर्शन किसी सृष्टि रचयिता और ईश्वर के विश्वास नहीं करता है। और अनात्मकवाद, इसमें लिखना है बौद्ध धर्म आत्माओं को स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। और आगे पॉइंट लगा लेना आपको अहिंसा, इसमें लिखना है प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना। और आगे लिखना है निर्वाण, इसमें लिखना है जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो दुखों से मुक्ति अर्थात निवारण प्राप्त करना ही जो बौद्ध धर्म की विशेषता हो जाएगी। तो ये आंसर है वो कंप्लीट होता है। ये इस क्वेश्चन ये हो जाए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य का उल्लेख कीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो यह है वो शौर्य और वीरता की गाथाओं से भरा पड़ा है। पहले पॉइंट लगा लेने चारण और भाट साहित्य, इसमें लिखना है कि राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। प्रमुख रचनाओं की बात करें
राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चंद्र बदाई कि पृथ्वीराज रासो पद्मनाथ की कान्नड़ देव प्रबंधन, ये भी आपको जैसे ध्यान में रखना है। अगर जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि चंद्र बदाई की जो मतलब जो किताब थी वो उसका नाम क्या था, और अगर उल्टा भी पूछ सकता है जैसे पृथ्वीराज हो जाएगी, पृथ्वीराज का उल्टा भी पूछ सकता है चंद्र बदाई, इसमें से आपको ध्यान में रखना है। और जो पद्मनाभ की जो किताब थी वो कान्नड़ देव प्रबंधन, इसका भी जो है याद रखना आपको। सूर्यमल मिश्रण की जो है वंश भास्कर ऐतिहासिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है वो रचनाएं थी। और आगे पॉइंट लगाने हैं आपको, ख्याल और बातें, इसमें मोहम्मद नैन्सी की ख्यात को राजस्थान का गजेटियर माना जाता है। तो ये हो जाएगा राजस्थान के इतिहास की साहित्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है भक्ति आंदोलन के निम्न संतों का वर्णन कीजिए। पहला दिया गया है कबीर और दूसरा दिया गया है गुरु नानक। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर आपको पहला कबीर के बारे में लिखना है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत थे उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें आपको 2 पे आपको टिप्पणी लिखनी है। इसमें पहला पूछा गया कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी है वो निर्गुण भक्ति धारा के महान संत माने जाते थे, और जो उन्होंने साकी शब्द और रमेनी बीजक के माध्यम से समाज में व्याप्ति कुरीतियों और आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया है, वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर के बारे में, कबीरदास जी के बारे में। अब गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी की टिप्पणी की बात करें तो इसमें लिखना है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने एक ओकार ईश्वर एक है का संदेश है वो दिया है। गुरु नानक जी ने जो संदेश दिया है सिख धर्म के बारे में ये भी दिया। उन्होंने जो लंगर प्रथा और कीर्तन के माध्यम से समानता और भाईचारे की नींव भी रखी है। उन्होंने उपदेश भी दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसमें जो प्रमुख जो संत के बारे में पूछा गया था कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी के बारे में, तो इस आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट होता है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, राजस्थान में लोक नृत्यों पर एक लेख लिखना आपको। तो 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, राजस्थान में जो लोक नृत्य हैं वो आपको राजस्थान की लोक नृत्य है जो यहाँ की जो परंपराएं हैं, मतलब जो यहाँ पे होते हैं जैसे लोक नृत्य घूमर और जो कई प्रकार के जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं उसके बारे में आपको लिख लेना है। जैसे कि घूमर और जो है कई प्रकार के जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य वो किए जाते हैं उनके बारे में आपको लिख लेना है। तो ये होता है आपका क्लास 10th राजस्थान की संस्कृति के बारे में का जो पेपर है वो 11 मई को होने वाला है। उसके लिए ऐसा पेपर मैंने बताया है कि आपके एग्जाम में 100% है, सारे क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, फुल सॉल्यूशन के साथ में मैंने बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो ये था भारतीय संस्कृति एवं विरासत का पेपर। मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक